Hello students, I am Deepak Garg from GHG Academy, Jagaon. Now I am going to discuss importance of delegation, the topic from chapter number 5, delegation of authority. First point is from the importance effective management. Effective management in the delegation of authority. The first point is delegation of authority is effective management and how the delegation provide effective management. First is reduce the workload of a manager, definitely better decision nearest to the attaining organization objective. इस पॉइंट के हम अंदर बात क्या करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव मैनेजमेंट कैसे पैदा होगी अगर हम डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी वो हम यूज करते हैं तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट इफेक्टिव कैसे होगी। सबसे पहले नंबर पे हम डेलीगेशन में क्या कर रहे थे, हम वर्क को रिड्यूस करते थे, डिवीजन कर रहे थे। तो उससे क्या होगा कि जो एक मैनेजर है उसका काम कम होगा। उसका काम कम होने से क्या होगा कि जो डिसीजन है जल्दी जल्दी हम ले सकते हैं, जितने हम डिसीजन हैं काम के वो हम स्पीडली ले सकते हैं, क्विकली डिसीजन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हम जल्दी से जल्दी जो हमारे डिसाइडेड ऑब्जेक्टिव हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन और ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि तरफ हम जल्दी से जल्दी जाएंगे। इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है, अगर हम वर्ड इफेक्टिव की बात करें, अगर हम वर्ड इफेक्टिव की बात करें उसका मीनिंग होता है ऑन टाइम। हम अपना जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑन टाइम अचीव कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट है एम्प्लॉय डेवलपमेंट, mental growth of subordinate by authority to give the decision, take better decision with full responsibility, nature of employee become contingent to do any task. Employee development कैसे होगी delegation of authority से? जो employees हैं उनको हम responsibility भी provide कर रहे हैं, authority भी उसके साथ दे रहे हैं, तो employees की mental growth होगी क्योंकि उनके पास कोई भी काम करने के लिए डिसीजन है, उनके पास काम करने के लिए जहां डिसीजन कह सकते हैं, डिसीजन की पावर है, उनके पास कोई भी काम करने के लिए पावर है, राइट है, और राइट से वो अपनी मर्जी से विद रिस्पॉन्सिबिलिटी से कोई भी डिसीजन लेंगे, ले भी सकते हैं नहीं भी, लेकिन फिर भी वो विद रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो काम करेंगे। और काम करेंगे तो उनका जो नेचर है, उनका जो उनकी क्वालिटी है वो कंटिजेंट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू वर्क, वो फ्लेक्सिबल हो जाएंगे। तो ये एम्प्लॉयज की डेवलपमेंट की है कि उनकी जो नेचर है वो मतलब हर चीज को एक्सेप्ट करने वाली हो जाएगी, एक्सेप्टेबल नेचर हो जाएगा। ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का सेकंड फायदा है। थर्ड फायदा है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय मीन लिबर्टी टू डू वर्क विद अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक डिसीजन ऑन सेल्फ, यूज हिडन टैलेंट sorry to do the work, feel motivated, get job satisfied better than before। हाँ जी, हम इस पॉइंट में बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज हैं उनका मोटिवेशन कैसे होगा, कैसे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे, एम्प्लॉयज कैसे अपना मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं, जहाँ कैसे मोटिवेट होंगे। सबसे पहला पॉइंट तो इसमें ये है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनको हर काम की अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि इसका टॉपिक का नाम ही है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। हम काम के साथ अथॉरिटी भी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगाएंगे, तो वो लिबर्टी अपनी मर्जी से, लिबर्टी होती है फ्रीडम, मतलब फ्रीली अपना कोई भी काम कर सकता है, अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन ले सकता है। तो इस टाइम पे एम्प्लॉय अपना जो टैलेंट है, अपनी जो स्किल है, अपनी जो क्वालिटी है वो बाहर निकालेंगे। अगर वो अपनी स्किल बाहर निकालेंगे, इट मीन्स दे डू दी वर्क ऑन सेल्फ, और उनके अंदर मोटिवेशन पैदा होगा, वो जॉब सेटिस्फाई करेंगे। जो पहले उनकी परफॉर्मेंस थी, जो नाउ उनकी परफॉर्मेंस है, बिफोर एंड आफ्टर एक गैप पैदा होगा, उनकी जॉब में और क्वालिटीज पैदा होंगी और उनकी जॉब से वो सेटिस्फाई होके काम को पूजा समझेंगे, वर्क को वर्कशिप की तरह समझेंगे और करेंगे। तो ये एक एम्प्लॉयज की मोटिवेशन होगी, वो समझेंगे कि ये काम हमारा है, ना कि सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का है, हम इसको अपने वे से करेंगे क्योंकि हमें काम करने के लिए लिबर्टी तो ऑर्गेनाइजेशन ने दे दी है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है बेटर कोऑर्डिनेशन। बेटर कोऑर्डिनेशन क्या है? बेटर कोऑर्डिनेशन होता है तालमेल। अच्छा तालमेल बनेगा कैसे
Get clarity about power, duties, responsibility of work, no overlapping of work, clear picture at all level, automatically establish coordination. कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा होगी? कोऑर्डिनेशन होता है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एक्टिविटी। अच्छा कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा होगा? तो मेरा इसमें कहने का है कि हर एम्प्लॉइज को उसकी क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम क्लियर करेंगे कि मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में करने क्या आया है, उसकी क्या क्या पावर है, उससे हमने क्या क्या काम लेने हैं, वो एक्चुअली किस किस तरह के काम करेगा। ठीक है। सेकंड, हम अगर उसको हमने काम बता दिया तो काम दो बार कैसे हो सकता है, ओवरलैपिंग मीन या डुप्लीकेशन ऑफ वर्क कैसे हो सकता है, एक काम दो बार रिपीट कैसे हो सकता है। तो ये चीज की तो मतलब हम बात छोड़ ही रहे कि काम दो बार नहीं होगा। और हर लेवल पे चाहे वो टॉप है, मिडल है, लोअर है, हर लेवल पर एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर डिजाइन, एक क्लियर लेआउट बन जाएगा कि हाँ ये रोल है, ये एम्प्लॉयज ने ये काम करना है। तो मेरा अल्टीमेटली मतलब कहने का मतलब रीजन ये है, मतलब पॉइंट ये है कि एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेटेड हो जाएंगे, उनमें कोऑर्डिनेशन बनेगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ये ओनली 4 पॉइंट्स हैं, और भी पॉइंट हो सकते हैं मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के। लेकिन ये पॉइंट हेडिंग वाइज एम्प्लॉयज बेसिस पे, मैनेजमेंट बेसिस पे कोऑर्डिनेशन, एक और पॉइंट बना सकते हैं, बेटर कंट्रोल हम बना सकते हैं, एम्प्लॉयज के लेवल जो हैं वो मतलब स्टैंड हो सकते हैं, मतलब टॉप मैनेजमेंट का जो है ओवरबर्डन वो कम हो सकता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बनाया गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको मेरी मतलब जो टॉपिक की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है, प्लीज इसको शेयर और लाइक करिएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना।